दर्शक नमस्कार. बिहार न्यूजच्या बिहार कट्टा या कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. विधानसभा निवडणुकीचा ज्वर आता अंतिम टप्प्यात आलेला आहे आणि यामध्ये शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघ आपण सुरुवातीपासून पाहतो की विशेष चर्चेमध्ये होता. महत्त्वाचं म्हणजे या मतदारसंघातून महाविकास आघाडीकडून मुस्लिम उमेदवाराला संधी देण्यात यावी अशी एक मागणी होत होती. कारण वर्षानुवर्ष मुस्लिम समाज हा महाविकास आघाडीच्या काँग्रेसच्या पाठीशी राहिला, त्या विचारांचा राहिला आणि त्यासाठी म्हणून या समाजाच्या प्रगतीसाठी मुस्लिम समाजाला संधी देण्यात यावी अशी एक मागणी या दरम्यान होत होती. पण हे घडत असताना ही जी मागणी होती ती महाविकास आघाडीकडनं पूर्ण झाली नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती सुरुवातीपासून तौफिक शेख यांनी एक भूमिका अशी घेतलेली होती की कोणत्याही परिस्थितीत त्यावेळेला समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. यंदा जर न्याय मिळाला नाही तर तो कधीच मिळणार नाही अशी त्यांची भावना होती. आणि जर महाविकास आघाडीकडनं मुस्लिम उमेदवाराला संधी मिळाली नाही तर आपण अपक्ष म्हणून निवडणूक लढू अशा एका पवित्रानं ते या निवडणूक आखाड्यामध्ये उतरले आणि त्यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली. पण हे सगळं होत असताना नेमके शहर मध्यबाबतचे जे प्रश्न आहेत त्या बाबतीत तौफिक शेख यांची एक भूमिका काय आहे, समाजासाठी म्हणून त्यांचे जे प्रयत्न आहेत तर ते कशा पद्धतीचे आहेत. आणि सुरुवातीपासून एक त्यांचं जर व्यक्तिमत्व तौफिक शेख यांचं पाहिलं तर सर्व समाज घटकांसाठी झटणारं असं एक व्यक्तिमत्व आहे. हे त्यांचा जर विचार केला तर एका प्रतिकूल परिस्थितीत पुढे आले. पण हे सगळं होत असताना समाजासाठी नेहमीच काहीतरी देण्याची भूमिका त्यांची राहिली. याच्यामध्ये जातपात न पाहता तौफिक शेख आपल्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनामध्ये पुढे येत राहिले. ही सगळी स्थिती असताना आता मात्र शहर मध्यच्या आखाड्यामध्ये ते आहेत. एकंदरीत जे सगळे उमेदवार आहेत त्यांच्या बाबतीतलं त्यांचा एक जो विचार आहे किंवा त्यांना जे एक आपला स्वतःबद्दलचा आशावाद आहे तो कशा पद्धतीचा आहे ते जाणून घ्यायचं आहे. आणि शहर मध्यच्या बाबतीत जे काही सगळे प्रश्न आहेत ते देखील आपण तौफिक शेख यांना इथे विचारणार आहोत. सुरुवातीला तौफिक शेख साहेब आपलं स्वागत. आणि जी आपली राजकीय भूमिका आहे तुम्ही ही सगळी या व्यासपीठावरून मांडाल आणि त्याच प्रश्नांचा उहापोह आपण या व्यासपीठावरून करतोय. संचालक संपादक मनीष केसरांनी विनंती करतोय तरी कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. पहिल्यांदा आपल्या घरची परिस्थिती कशी होती, वडील काय करत होते आणि काय संघर्ष केला आजपर्यंत आपण? पहले हमारा फॉरेस्ट बाग रेलवे लाइन में हम वहाँ पर रहते थे. मैं, आरिफ भाई, एक बहन थी और हमारे माता पिता सब मिलकर फॉरेस्ट बाग में रहते थे. तो हमारे पिताजी का छोटा सा किराना दुकान था पहले. फिर हमारे माताजी जो है नर्स बोलकर काम करते थे, जो पहले वाड़ी हॉस्पिटल में थे, फिर बाद में जो है महानगर पालिका के माध्यम से मोहड़ में, अकलूज में, फिर उसके बाद डफरिन हॉस्पिटल में वो वहाँ सर्विस को थे. और बाद में 2006 में हमारे माताजी रिटायर हुए और जो पिताजी किराना दुकान और बाद में एक साइकिल दुकान लगाए हम लोग सिविल चौक में, सिद्धार्थ नगर बोलकर प्रमोद गायकवाड़ साहब का जो एरिया है वहाँ पर है. वहाँ पहले सब में पहले किराना दुकान लगाए, उसके बाद एक साइकिल दुकान लगाए. साइकिल दुकान, किराना दुकान के ऊपर हमारी उपजीविका चलती थी, मेरी आरिफ भाई की, हमारे पिताजी की, और हमारे माताजी तो नर्स बोल कर थे. ऐसे हमारा उपजीविका चलती थी. फिर मैं, आरिफ भाई फॉरेस्ट बाग के अंदर शारदा स्कूल बोल कर थी मराठी मीडियम की, तो मैं, आरिफ भाई शारदा स्कूल में वहाँ पर थे. फिर बाद में सोशल हाई स्कूल, वहाँ जो पूरा जो है मतलब वो संस्था बड़ी है सोशल हाई स्कूल की, वहाँ कॉलेज भी है, सब कुछ है. और वहाँ 2 डिपार्टमेंट है, एक उर्दू मीडियम, एक मराठी मीडियम. फिर मैं, आरिफ भाई मेरे से 2 साल आगे थे. तो बाद में आरिफ भाई मराठी मीडियम में सोशल में गए. फिर मैं 7वीं पास होने के बाद मैं भी सोशल हाई स्कूल में जो मराठी मीडियम का ये है वहाँ पर हम सीखते थे, पढ़ते थे. तो बोलने का मतलब ये था कि घर की परिस्थिति हमारी बिकट थी, गरीबी की थी. गरीबी भी से हम काम करते करते मैं, आरिफ भाई ऊपर आए. फिर आरिफ भाई भी संगमेश्वर कॉलेज में प्रवेश लिए. आरिफ भाई 11th 12th वहाँ करे. मैं भी संगमेश्वर कॉलेज में जब 10वीं पास हुआ सोशल हाई स्कूल में, तकरीबन 86 का वो सन था. फिर 11th 12th संगमेश्वर कॉलेज में था और BA फर्स्ट भी संगमेश्वर कॉलेज में रहा. संगमेश्वर कॉलेज में जो स्पोर्ट्स था वहाँ पर हॉकी, फुटबॉल, मैं हॉकी फुटबॉल का एक प्लेयर भी हूँ. तो पहले जो सोशल हाई स्कूल में भी जो नॉर्थ कोर्ट ग्राउंड, पार्क स्टेडियम, होम मैदान, वहाँ पर जो फुटबॉल की, हॉकी की जो टूर्नामेंट होते थे हाई स्कूल के, वहाँ पर भी मैं खेला हूँ. और बाद में
वो संगमेश्वर में जूनियर कॉलेज के अंदर हॉकी फुटबॉल का वहाँ पर खेला था। फिर बाद में 11th में 11th-12th था, फिर BA फर्स्ट में भी था। और BA फर्स्ट में जब था मैं, जो फुटबॉल की जो हमारी टीम है, 10 साल के बाद जो जोन की मैचेस रहते, वो मैचेस मुझे याद है अच्छा, वो पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड में थे। तो 10 साल के बाद संगमेश्वर कॉलेज की टीम जो फुटबॉल की है, जोन हम वहाँ पर जीते फाइनल मैच। वो जीतने के बाद कराड़ के अंदर इंटर जोन रहता, वहाँ पर कराड़ के अंदर जो है 10 साल के बाद सोलापुर जिले की टीम कॉलेजेस की वहाँ कराड़ में गए। वहाँ कराड़ में हम फुटबॉल की पूरी टीम हुई और हम वहाँ रनर्स अप है, बोल तो 2nd नंबर है हमारा। बोल तो ऐसा बोलने का मतलब क्या है, मैं पहले से इसमें स्पोर्ट्स में व्यायाम करना, कराटे खेलना, ये मुझे शौक था। फिर बाद में जो BA 2nd ईयर था, वो हमारी वो संगमेश्वर की टीम बाद में डिबार हुई। डिबार होने के बाद फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए खास मैं सोशल महाविद्यालय में प्रवेश लिया। वहाँ से भी SY-TY में था। फिर जो वहाँ पर SY पास हुआ और TY का मेरे 2-3 विषय रहे थे, वो अभी तक पेंडिंग है रहे सो हाँ अभी तक रहे सो है, लेकिन जो है SY पास हुआ मैं। और बोलने का मतलब मेरा ये है कि हम वहाँ पर जो स्पोर्ट्स के लिए व्यायाम करना, स्पोर्ट्स खेलना और गैदरिंग्स में भाग लेना, ये पहले से मुझे आवड़ थी। इसलिए फिर उसके बाद मैं आरिफ भाई 2002 के बाद ताज सोशल ग्रुप एक सामाजिक संस्था की हम जो स्थापना करें फॉरेस्ट बाग में, मोदी बाग में, वो ताज सोशल ग्रुप जो हमारी सामाजिक संस्था है 2003 के बाद कार्यरत हुई। फॉरेस्ट में बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो जयंती है, वहाँ पर जो हमारे जो बौद्ध बांधव है, जो मिरवणुक में जो लास्ट दिन मिरवणुक निकलती, वो धूप के अंदर निकलती थी। तो हमने तय किया, मैं आरिफ भाई, ताज ग्रुप के पदाधिकारी, हमारे सब नातेवाईक, कि बौद्ध बांधव जो है एक इंसान है, वो धूप के अंदर चल के मिरवणुक में आते हैं, नाचते गाते, परेशान होते, उन्हें प्यास लगती, एक सवाब मिलना, पुण्य मिलना बोलकर मैं आरिफ भाई वहाँ पर 2003 से आज तक वहाँ पर पानी का इंतजाम करते। और ताज सोशल ग्रुप के माध्यम से पूरे शहर में, जिले में तो हम सामाजिक उपयोग जो है कार्यक्रम करते हैं, जिस तरह रक्तदान शिविर। और मुझे दमनी ब्लड बैंक का हमें सर्टिफिकेट मिला है, मेरे पास है। हमारा लास्ट टारगेट था 1100 का था, लास्ट डोनर का पूरा संख्या लास्ट 1100 का था। दमनी ब्लड बैंक का मुझे अवार्ड भी मिले से। और ऐसा वो भी ब्लड डोनेशन कैंप करना, आरोग्य शिविर, खतना कैंप, फिर जो विद्यार्थियों को शालेय साहित्य वाटप, जो वह्या, पुस्तक, नोटबुक्स, पेन, स्कूल बैग, ऐसे हमारे इसमें ज़िंदगी में हमारा मकसद ये था कि ताज सोशल ग्रुप के माध्यम से ऐसे अच्छे काम करना, लोग को साथ देना, उनके सुख दुख में आना, काम में आना, ये हमारी सोच थी। इसलिए ताज सोशल ग्रुप के माध्यम से ये था। और सुशील कुमार शिंदे साहब, ये हमारे जो मरहूम हमारे बड़े अब्बा थे हाजी इब्राहिम साहब बोलकर, उनका इंतकाल मैयत हुई। उन्होंने और हमारे पिताजी इस्माइल साहब हाजी, उन्होंने भी साहब हज कर आए। तो उन्होंने भी शिंदे साहब के जो है कट्टर समर्थक थे क्या पहले के ज़माने में। तो हमारे वहाँ जो हमारा ताज कंपाउंड है, जो सामने रेलवे कॉलोनी थी, पोर्टर चाली थी, शिंदे साहब जो पहले हमारे वहाँ आते थे, मीटिंग लेते थे। वहाँ हमारे बड़े अब्बा को, पिताजी को, आरिफ भाई को, मुझे, साजिद शेख बोलकर हमारे चुलत भाई है, अत्या का बेटा हमारा, तो उन्हें भी वो बुलाते थे। तो पोर्टर चाली के, हमारे यहाँ के फौरन विभाग के कार्यकर्ताओं को, मतदार को, इलेक्शन जब भी आता था आमदार का, लोकसभा का, तो बुलाकर साहब हमको, हमारे पिताजी को, हमारे बड़े अब्बा को जवाबदारी देते थे कि आप ये एरिया संभालना का, फॉरेस्ट, ताज होटल, रेलवे लाइन का पट्टा। ऐसा जब से फिर उनका हमारा जो शिंदे साहब का संबंध आया, फिर ऐसे कुछ मसले थे, कुछ काम थे। फिर 2002 में तो कुछ 1-2 मसले मसाइल थे, काम थे। उसके लिए मुझे आरिफ भाई को, रियाज भाई हुंडेकरी को, जब महापालिका इलेक्शन जो है 2-3 महीने में था, तो फिर मैं रियाज भाई हुंडेकरी बोले कि आप एक काम करो, आरिफ भाई को उम्मीदवारी दो, तो हम आरिफ भाई के साथ है, हम साथ करते रहेंगे। तो पिक पलवन जो है कार्य करते, लोग संभालेंगा, और रियाज हुंडेकरी बिजनेस संभालेंगा, और आरिफ भाई राजकारण में रहते। ऐसे हमारे तीनों का संगन मत हुआ, राय मशवरा हुआ, चर्चा हुई। शिंदे साहब से राय मशवरा किया, चर्चा की, और आरिफ भाई को फॉरेस्ट विभाग से
2002 में उम्मीदवारी दी गई। तो उस वक्त हम पूरा सुबह शाम में फिर कर जो आरिफ भाई को, शेषल तुप्पत को, करगोड़े ताई को हम 2002 में चुन कर लाए। तो उसके बाद सिलसिला हमारा राजकारण का शुरू हुआ। 2002 में आरिफ भाई चुन करे, 2007 में, 2012 में, फिर ऐसा हादसे होते होते फिर 2007 में नई जिंदगी जो पहले वार्ड क्रमांक 93 था, तो मैं वहाँ पर उम्मीदवारी का ये भरा था अर्ज का नई जिंदगी भाग में। क्यों भरा था बोलते, उसका मतलब ये था कि ताज सोशल ग्रुप शाखा हमारी नई जिंदगी में थी, पूरी नई जिंदगी, फॉरेस्ट, मोदी, बीजापुर नाका, शास्त्री नगर, ग्रामीण एरिया। ताज सोशल ग्रुप के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी नई जिंदगी भाग में भी थे। इलेक्शन के 2-4 महीने पहले मैं वहाँ से नई जिंदगी भाग से भी इच्छुक था। फिर वहाँ का जो नगर सेवक थे मरूम जब्बार भाई शेख, तो उन्होंने बोले, उन्होंने 2002 में चुन कर रहे थे का पैनल के अंदर, जब मरूम जब्बार शेख, शिवा बाटली वाले, चंदली ताई, उनका पैनल था। फिर उन्होंने भी वहाँ से 2002 में चुन कर आने के बाद वो स्टैंडिंग जो नगर सेवक थे। फिर मैं भी, हमारे वहाँ के कुछ कार्यकर्ता बोले कि आप भी नई जिंदगी भाग अपना है, मुस्लिम मेरा ज़्यादा है, आप उससे उम्मीदवारी मंगो। शिंदे साहब के पास उम्मीदवारी मंगे, तो फिर जब्बार आए, कुछ वहाँ के कार्यकर्ता है, नहीं जब्बार भाई यहाँ नगर सेवक है, अपने एक संधि दो, चांस दो। फिर जब्बार भाई जरा वहाँ कुछ लोगों में जरा उनकी दहशत थी, वो लोगों को जरा उनका डर था। फिर समझा बुझा, सब लोग जमात के लोग आए, मुझे समझाए, ठीक है बोलकर मैं वहाँ से जो मांगार लिया। तो बाद में हालात ऐसे हुए, जब्बार शेख मरूम के कुछ वहाँ दुश्मनी थी, उनका मर्डर हुआ, इंतकाल हुआ। फिर वहाँ के लोग बोले कि अभी जब्बार भाई तो इंतकाल हुआ, आप वापस टिकट मंगो और कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देंगी। उज्ज्वला ताई को मिले, शिंदे साहब को मिले, सब पूरा मिलकर 2008 में पूर्ण निवडणूक थी, जब मुझे उम्मीदवारी मिली। फिर आरिफ भाई, बाबा मिस्त्री, हमारे सभी जमात के लोग या हर समाज के लोग और मिलकर मुझे वहाँ पर चुन कर लाए 2008 में पूर्ण निवडणूक में, जब पहली बार मैं राजकारण के अंदर आया। सर, नगरसेवक असताना आपण काय काय कामं केलात? मैं सब में पहले 2008 में पूर्ण निवडणूक में चुन कर आया। चुन कर आने के बाद वहाँ पर जो मुझे जब पहला मेरा टर्म था, जब तजुर्बा आया मुझे कि नगर सेवक कैसा रहता, नगर सेवक का मतलब क्या रहता, लोग के संपर्क में आना और निधि कैसा मिलती महानगर पालिका से, वो एक 6 महीने साल भर जब तजुर्बा आया, तो पहले जो है नई जिंदगी भाग में हदवाड़ भाग था। हदवाड़ भाग में वहाँ का जो बजट है, मार्च के महीने में एक बार बजट आता, जो पहले के ज़माने में, पहले 2008 में वहाँ 25 लाख भांडवली बजट था, 4 लाख वार्ड वाइज का था। उस काम के अंदर हम वहाँ काम पूरा मैं ये कराया। हदवाड़ भाग रहने से वहाँ जाने के लिए रास्ते नहीं थे, पानी की पाइपलाइन नहीं थी, ओपन गटर थे, मतलब गटर ऐसा, मतलब पानी रोड के ऊपर जाता था। तो मैं खुद क्या कराया कि पहले सब में पहले भाई लोग को तकलीफ नहीं होना बोलकर वहाँ पर जो पानी का जो पाइपलाइन है पहले उसको बजट दिया, पाइपलाइन डाला, जो गटर है जो रास्ते पर पानी बहता था उसको बंदी ऐसा ही नाली टाइप गटर टाइप तो बजट लेकर गटर बनाया, पानी की पाइपलाइन कराया। फिर बाद में दूसरे बजट के अंदर उसके ऊपर रोड बनाया। तो बोलने का मतलब यह है, और मेरी अच्छा याद है मुझे वहाँ जो नई जिंदगी भाग में शिद्दत भाग नंबर 2 से 5 एरिया हमारा, तो वहाँ पर बहुत अंधारा था और बजट के लिए सब टाइम कम मिलता था। मार्च के महीने का रास्ता देखना पड़ता था। मैं मेरे जेब के पैसे से मजरीवाड़ी के अंदर से वासे लाता था, वासे जो बड़े वासे रहते हैं, बड़े वासे लाकर वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को मैं वहाँ खोदने लगाता था और झोन के अधिकारी को वहाँ बोलकर उनका खाली लाइट का सेट लेता था। वासे के ऊपर में लाइट लगे, सो वहाँ पर इतना अंधारा था। फिर बाद में बजट आने के बाद मैं वासा निकाल कर उसके ऊपर पोल लगा देते हम। वो तो बोलने का मतलब मेरा ये है, और जेब के पैसे कार्यकर्ता के नहीं, महापालिका के नहीं, मेरे जेब के पैसे से वासे लाकर 10-12 वासे लगाया था, उसके ऊपर लाइट का सेट लगाया 2008 में। वहाँ से मेरी काम की शुरुआत हुई और मेरी लगन ये थी कि लोगों ने मुझे चुन कर दिया है तो लोग के मैं काम में आना, लोग के मैं काम करना, ये मेरी नीयत थी। तौफिक पैलवान कायम वादात असतात, असं का? नहीं, देखो अभी कार्यकर्ते हमारे पास कुछ उम्मीद से आते, आशा लेकर आते, किसका झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, लफड़ा हुआ, कि मेरे घर तक आते, मुझे फ़ोन करते कि हमारे पर अन्याय हो रहा, जुल्म हो रहा, ज़्यादती हो रही, ये झूठे केस हो रहे। ऐसा बोलने के बाद वो
जो अन्याय होता लोगों पर वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। पहले से जो है मैं एक स्पोर्ट्समैन है, व्यायाम करने वाला, तालीम करने वाला एक कार्यकर्ता है, तो झूठ बात अन्याय मुझे बर्दाश्त नहीं होता। गुस्से में मैं सामने वाले को जवाब देता और पुलिस स्टेशन में जाकर कार्यकर्ताओं के ऊपर जुल्म जाती होती, नाइंसाफी होती, उसके लिए वहाँ के अधिकारी को बोलकर समझाकर बोलकर साहब आप जो है इन कार्यकर्ताओं पर अन्याय कर रहे, झूठा केस है, सही केस है, आप साहब इनकी चौकसी करो, अगर ये सच्ची बंदा गुनहगार है, गलती हुई इसके ऐसी तो कार्रवाई करो, नाहक साहब इसके ऊपर जुल्म जाती मत करो, अन्याय मत करो बोलकर ऐसा मेरा सवाल रहता था। और इसलिए आप जो बोल रहे साहब के वाद में रहता, वाद में हमेशा इसमें रहता, अन्याय मुझे जो बर्दाश्त नहीं होता, चाहे कौन सी भी समाज करें दे, बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी बोलो ये बहुजन बोलो ये, ऐसे समाज के ऊपर जुल्म जाती होते हैं। ज़्यादातर मैं मुस्लिम समाज के लिए काम करता हूँ, खुला बल्ले में क्या है, क्योंकि पहले से ही मुस्लिम समाज के जो कार्यकर्ता मेरे से जुड़े हैं, ताज सोशल ग्रुप के माध्यम से हमारे नातेवाईक बोलो, कार्यकर्ते बोलो, उनको मालूम है टोपी पर हमारा काम कर सकता है, हमारे काम में आता है, बिल्कुल लोग मेरे पास काम लेकर आते हैं। साहेब 2014 तुम्ही विधानसभा निवडणूक लढवली आणि त्याच्यानंतर महापालिकेची निवडणूक लढवली, म्हणजे तुम्ही नगरसेवक पण झाला, हां. पण अशी कोणती परिस्थिती आली की ज्याच्यामुळे तुम्ही MIM सोडलंच? 2014 में साहब हमारा मकसद ये था कि मैं सब में पहले कांग्रेस पार्टी 2013 क्या 14 में छोड़ा हूँ। उसकी वजह एक थी, जो हम कांग्रेस पार्टी के मैं कार्यकर्ता था, नगर सेवक था, अब संघ का अध्यक्ष था, तो हमारे यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर की मस्जिद थी, जो मस्जिद का मसला था, मस्जिद पुलिस डिपार्टमेंट ने जो पहले के कमिश्नर अधिकारी कौन थे उनका नाम याद नहीं मेरे को, खड्डे के लोग, पातुर चौक के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, हेडक्वार्टर का जो गुलाम पुरान का हॉल है वहाँ एक रास्ता था, ऐसे दीवार थी, दीवार को छोटा गेट था, वो गेट में से लोग मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने जाते थे अंदर का, हेडक्वार्टर मस्जिद के अंदर। तो कुछ अधिकारी क्या करे, वहाँ का रास्ता जो है गेट निकाल कर उसको वो दरवाजा बंद करे। फिर हमारे मुस्लिम समाज की मांगनी थी, सुशील शिंदे साहब के पास गए, साहब जी देश के गृह मंत्री थे, हम बोले उनको कि साहब यहाँ हेडक्वार्टर मस्जिद का गेट बंद किया गया है, आप देश के गृह मंत्री है, आपको अधिकार है, पावर है, आप बोले तो आपके यहाँ पुलिस अधिकारी सुनते हैं, तो आप जो है गेट चालू करो। तो ऐसे बहुत से सीट मंडल गए, हमारे लोग गए, वहाँ हेडक्वार्टर के लोग गए, मस्जिद के लोग गए, खड्डे के लोग गए, पूरे शहर के लोग गए, फिर भी शिंदे साहब वो काम नहीं करे। फिर वो हेडक्वार्टर मस्जिद का मसले को लेकर मैं कांग्रेस पार्टी से राजीनामा दिया। फिर मेरे दिमाग में जहन में यह बैठा कि हम जो पार्टी के इतना काम करते, सुख दुख में आते, हम पार्टी को बढ़ाने का काम करते, हमारा एक छोटा सा काम नहीं होता बोलकर गुस्से में मैं कांग्रेस पार्टी को राजीनामा दिया। फिर बाद में लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसके बाद विधानसभा नज़दीक आया, फिर मेरे जहन में आया कि अभी हमको भी एक प्रतिनिधि होना, बम्बई विधानसभा में जाना, आवाज़ उठाना बोलकर फॉरेस्ट का एक बड़ा मदरसा है, वहाँ पर सभी 16 शहर के जिम्मेदारों की मैं मीटिंग लिया। मीटिंग लेकर हम ये बोले कि 2014 का इलेक्शन अभी 3-4 महीने में था, तो मैं हमारे लोग का राय मशवरा लिया, चर्चा किया कि मैं अपक्ष उम्मीदवारी लड़ने वाला हूँ। कहाँ 14 की बात बोल रहा आपको, मैं अपक्ष उम्मीदवारी में लड़ने वाला हूँ, तो आप लोग साथ देते गया। तो सब लोग मुझे वादा किए कि ठीक है, अच्छी बात है, आप अपक्ष उम्मीदवारी लड़ो, हम आपके साथ है बोले। फिर ऐसा चर्चा हुई, तो हर जगह में मीटिंग लिया, पातुर चौक में, खड्डे में, जवाहर नगर में, बादशाहपेट में, फॉरेस्ट में, मोदी में, भैया चौक में, शनिवार पेट में, जो शहर मध्य का जब मदरसा आता था, सब लोगों को मिलते गया, चर्चा करते गया, राय मशवरा लेते गया, तो लोग का रिस्पॉन्स मुझे बढ़ते गया। फिर बाद में मुझे हैदराबाद के पहले MIM पार्टी थी वो, तो वहाँ के कुछ पदाधिकारी सोलापुर में आए, उन्हें ये मालूम हुआ कि तौफीक शेख पहलवान एक नगर सेवक है, कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है, और उनकी पार्टी से राजीनामा दिया और आपस इलेक्शन लड़ाने वाला है। तो वो लोग क्या करे कि पूरा सर्वे करे मतदार में, तौफीक शेख आपस लड़ाने वाला है, हम उसको MIM पार्टी में लेना क्या, अगर वो चुनकर आने वाला है क्या। प्रथम होटल में मुझे बुलाया गया, 3-4 लोग आए थे, मुझे अच्छा याद है, पहले माले पर, वहाँ पर मुझे जो रूम में बुलाया गया, मेरे को बोले कि आप अपक्ष उम्मीदवार लड़ने वाले हैं, तो हम सुने, हम MIM पार्टी के पदाधिकारी है, तो हम हैदराबाद से आए आपकी मुलाकात लेना। तो मेरे को बोले हम सर्वे करें कि 80-90% के लोग
जो है यस बोले अच्छा आदमी है, जो गुस्से वाला है, लोग के लिए लड़ता है, और पहले के कुछ केसेस है उनके आम पर, ऐसा खुला खुला बोले कुछ लोग। फिर एक 10% लोग हाने जो विरोध लोग रहते हैं साहब, वो 10-15% लोग नहीं बोले। तो फिर उन्होंने मेरे को एक सवाल रखे, अगर हम आपको इमाम पढ़ने से उम्मीदवार नहीं दिए, तुम लड़ने वाले क्या? मेरा साहब देखो, आप बुलाए बोलकर मैं आया, आप दिए दो मत दो, मैं लड़ने वाला बोलकर बोले उनको। फिर वो क्या करे, फिर से एक बार सर्वे हुआ उनका, फिर मेरे को बोले ठीक है। वो नांदेड़ के अंदर महाराष्ट्र के अध्यक्ष मोहन सैयद साहब बोलकर थे, उन्होंने भी सोलापुर गए, उनके साथ चर्चा हुई। फिर मेरे को हैदराबाद को लेकर गए, हैदराबाद के हमारे मेरे कुछ साथी थे, वहाँ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, उनका सम्मान किया, मैं सत्कार ये करे, तो उन्होंने भी यहाँ तहकीकत करे, मालूमत लिए। फिर मेरे को उम्मीदवारी, फिर उसके तब पहले उन्होंने क्या बोले मेरे को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे एमएलए है, उन्होंने सोलापुर को आएंगे, वहाँ पर सभा लेंगे, तुम सभा अगर सक्सेस करते रहेंगे तो हम आपको उम्मीदवारी देते। मेरा साहब मैं आपको पहले बोला तो बोले दो मुद्दों में ठहरने वाला बोलकर। फिर उन्होंने एक सभा ली है इलेक्शन के 3 महीने पहले विधानसभा के, फिर सभा लिए, सभा ऐसी सक्सेस हुई पूरे महाराष्ट्र राज्य में, पूरे हैदराबाद में नहीं हुई ऐसी सभा में सोलापुर में लिया। पूरा होम मैदान स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा फुल पैक हुआ था, पूरे शहर के, जिले के, कर्नाटक के लोग, बहुत से लोग आए थे, और सभा फुल सक्सेस हुई, एकदम खुश हुए। फिर बाद में मेरी उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई, और मुझे जो लड़ाया इलेक्शन में लड़ा, और आप सब लोग को मालूम है हालत कैसे थे, क्या थे। तो बोलने का मतलब ये था, मैं आपस के लिए इच्छुक था, लड़ने वाला था, उन्होंने खुद सर्वे करे और मेरे को उम्मीदवारी दिए। फिर बाद में शकील शेख बोल के जो शहर अध्यक्ष था, उसका भी जरा काम काज, जरा वो सेंटरिंग का कुछ काम करता था, उसको जरा शहर अध्यक्ष पर हैंडल नहीं हो रहा था, नहीं जम रहा था। फिर मेरे को बोले आप शहर अध्यक्ष लो, अब पार्टी संभालेंगे क्या? बोले आप जवाब नहीं देंगे, मैं संभालता। बोले फिर मुझे शहर अध्यक्ष पद दिया गया। ऐसा हमारा सिलसिला काम चलते गया। एमआयएम जो पक्ष सोडला त्याच्या पाठीमागची कारण काय होती? उसके पीछे के कारण देखो, अभी विधानसभा से इलेक्शन 14 में हुआ, फिर 2-3 साल कंटिन्यू 2017 तक पार्टी को मैं संभाला, आंदोलन कराया, मोर्चे निकालिया, हर कार्यकर्ते के जो मेरे वास्ते काम करे थे 2014 में, उनके सुख दुख में गया, पुलिस स्टेशन, दवाखाना, हर जगह में गया। और 2017 के अंदर महापालिका इलेक्शन लड़ी थी, मैं वो ये बात था। तो हाँ, और एक बात रहा, 2014 में परिणीता के खिलाफ मैं लड़ा बोलकर मेरे पर 2 झूठे केस हुए 2015-16 में। वो झगड़े थे हमारे नातेवाईक के, मुन्ना शेख बोलकर, मेरा चुलत काका लगता, झगड़े थे उसके। उसमें तोपी पुरान का वो काका है, तोपी पुरान का सपोर्ट है, उसका साथ है, वो साथ देता बोलकर झूठा केस 324 का मेरे पर ये करे। और वो जो फिरियादी था, या तो कुछ तो सरनेम है उसका, फिर उसको मेरे पास प्लानिंग से भेजा गया। मेरे पास प्लानिंग से भेजने के बाद ये बोले कि पहलवान हमारी ऐसी गलती हुई, तुम्हारे काका की तकरार थे, हम तुम्हारा नाम झूठा लेके तुमको साथ देते, सपोर्ट देते, तो आप एक काम करो, हम आपका नाम निकालते और बम्बई में हाईकोर्ट में जाकर आपका नाम निकालेंगे बोलकर ऐसा 1-2-3 गली के लोग बोले। लेकिन उनकी साजिश है, प्लानिंग है, मुझे नहीं मालूम था। फिर मैं बीजापुर में मेरा काम था, मैं वहाँ पर गया, तो हमारे एक एडवोकेट वसीम शेख बोलकर, और काका का बेटा जहीर, और एक पाटिल बोलकर एक कार्यकर्ता है, और एक ड्राइवर मजहर शेख बोलकर, 4 लोग उसको जो बम्बई को लेकर निकले का हाईकोर्ट में केस निकालने के लिए। वो टोल नाके पर यहाँ के पंडरपुर के आगे, नहीं पंडरपुर नहीं, पहुंचे तो आगे टोल नाका था क्या, टेम्बुरनी पास कहाँ तो भी, वो जो फिरियादी था वो जानबूझकर गाड़ी में से उतरा और पुलिस डिपार्टमेंट को फोन लगा, सोलापुर के जो आगे पीआई थे, पीएसआई थे, उसके जो टच में थे। तो ये बोले कि तोपी प्लान का आदमी हमें किडनैप करके उठा को लिया रे, ऐसा या फोन के ऊपर मैसेज दिया। वहाँ टोल नाके पर वो संबंधित पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ से फोन आया, गाड़ी आड़ा बोलकर है। गाड़ी आड़ाने के बाद फिरियादी को हमारे सब जो 3-4 लोग थे, एक वकील भी था, अगर किडनैप करने का रहता था तो मैं वकील को मैं साथ भेजूंगा क्या? कितनी बड़ी साजिश है ये। झूठे केस क्यों है बोल तो 2014 में विधानसभा लड़ा बोलकर, सामने लोगों में टक्कर दिया बोलकर, ऐसे मेरे पर 2 झूठे केस हुए। उसके बाद वो चलते का सिलसिला, फिर जामीन हुई हमारी, फिर महापालिका नजदीक आई। फिर महापालिका नजदीक आने के बाद पूरा कुछ कार्यकर्ताओं को, अच्छे उम्मीदवारों को मैं टिकट दिया।
कि इलेक्शन के दौरान भी दगड़ पे कर कर हमारे पर झूठा केस करा गया। जब भी ऐसे केसेस बहुत से हुए, ये पार्टी में रहने की वजह से मेरा नुकसान हुआ, मेरे पर झूठे केस हुए। फिर 2017 में 9 नगर सेवक चुन कर लाया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जनता दल पार्टी जो 97 में महापालिका में निवडणूक लड़ा रहे थे, उनके भी सिर्फ 3 नगर सेवक आए। और आडम मास्टर साहब जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है, कामगार नेता है और बड़े दिग्गज आमदार थे, माजी आमदार है फिलहाल को, उनके भी 3 नगर सेवक के ऊपर चुन करने हैं। मैं एएमएम पार्टी के जब कमान संभाला, लोग को मैं साथ दिया, पार्टी क्या है 2014 के बाद उरूज में आई। पार्टी जो है 11-12 में थी, कुछ पहले के अध्यक्ष थे, फिर एक शकील अध्यक्ष आया, पहले की हमारे अबरार नायक वाड़ी बोलकर हमारा भतीजा है वो भी था। लेकिन 14 के बाद पार्टी का नाम हुआ, सब बड़े बड़े सभे हुए, 9 नगर सेवक चुन कर आए। बोल तो मैं ये बता रहा था, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी की भी सत्ते में रहकर 3 के ऊपर नगर सेवक नहीं है। पहली बार एएमएम पार्टी के सोलापुर शहर में 9 नगर सेवक चुन कर लाया और एक कॉप नगर सेवक मिला। अच्छा, टोटल 10 ये हुए। फिर उसके बाद सिलसिला चलता गया। फिर 2019 में वापस लोकसभा इलेक्शन लग गया, तो प्रकाश अम्बेडकर साहब और एएमएम पार्टी की हमारी वो युति हुई, अलायंस हुआ। तो फिर अलायंस के अंदर मैं शहर अध्यक्ष रहने की वजह से प्रकाश अम्बेडकर साहब का मैं काम बहुत किया, पूरा सिटी में, ग्रामीण एरिया में, जहाँ जहाँ हमारी ताज ग्रुप की शाखा है, जो एएमएम पार्टी के कार्यकर्ते हैं, सबको लेकर मैं काम कर रहा, कोशिश ये कर रहा। तो ऐसे बहुत से ये हुए, मतलब बोलने मतलब क्या, अच्छा काम हुआ मेरा। फिर विधानसभा इलेक्शन 2019 में आया, तो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी साजिश है। वहाँ बीजापुर के अंदर हमारे मैं एक सेकंड मैरिज किया था, तो वहाँ पर जो हमारी बीवी को यहाँ के स्थानिक लोग विधानसभा में मैं नहीं ठहरना या उनको तकलीफ होती बोलकर उन्हें भड़काते थे, वो कॉलिंग करते थे, फ़ोन करते थे। इसमें सभी 1-2-3 पार्टी का और यहाँ के कुछ हमारे जिम्मेदार लोग का हाथ है उसके अंदर। तो ऐसे हादसे हुए, तो उनका वहाँ एक्सीडेंट हुआ, उनका इंतकाल हुआ, उसमें मेरा नाम गुताया गया 2019 में। इसका कारण वजह एक है कि मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं होना। अभी वहाँ पर मेरा वो बीजापुर केस चालू है, अभी ख़त्म होने ऐसा है पूरा, जो सामने लोग भी समझ में आया कि क्या सही है क्या गलत है, वो सब बात का ये हुआ। और कोर्ट में भी जो उसका भी आखिरी ये चालू है, ये 15 दिन या महीने में इंशाल्लाह उसका निकाल हो जाएगा। मैं निकाल होने के बाद सबसे पहले नकल कॉपी मैं मनीष साहब को लाकर दिखाऊंगा कि मेरे को जो अन्याय हुआ था, झूठी केस हुई थी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं निर्दोष होकर इंशाल्लाह लाकर दिखाऊंगा। ऐसे कुछ मसले मसाइल है। वो केस में जाने के बाद फिर अब पार्टी का तो ये मकसद ये रहता है, अभी यहाँ का शहर अध्यक्ष बोलो उम्मीदवार जेल में गया, दूसरा उम्मीदवार देना। ये बात सही है कि बीजापुर में अगर मुझसे राय मशवरा लिया गया, पूछा गया कि आप तो अंदर है, आपको टिकट नहीं दे सकते, एक दूसरा उम्मीदवार को दी गई, ऐसे कुछ मसले मसाले, मेरा परमिशन लेकर ही उसको उम्मीदवारी दी गई और उम्मीदवारी दी गई, सब हुआ। फिर बाद में मेरी जमानत हुई, मैं बाहर आया। सिर्फ मेरा बोलने का मकसद ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आमदार, निरीक्षक या महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ा बिजी रहते, लेकिन महाराष्ट्र के अध्यक्ष और निरीक्षक का काम था कि तौफीक बुरहान आप पर जो केस हुई सही है, गलत है, झूठी है, सच्ची है, आप पर क्या बीती, इसकी तहकीकत नहीं करे, मालूमात नहीं लिए, मेरे को आखिर मिले तक नहीं। फिर मेरी जमानत होने के पहले ही 2019 में फारूक शाब्दी इलेक्शन हार गए। फिर उन्हें वापस शहर अध्यक्ष दिया गया, मुझे पूछे भी नहीं, राय मशवरा नहीं करे। वो तो बोलने मतलब क्या है, मुझे नज़रअंदाज किया गया। बोल तो जो पार्टी का प्रोटोकॉल रहता कि भाई एक पदाधिकारी कार्यकर्ता तकलीफ में रहता, परेशान रहता, तो उसकी सहानुभूति करना, हिम्मत अफजाई करना, उसकी तहकीकात करना, चौकसी करना, सही क्या है, गलत क्या है, आप पर जुल्म हुआ, अन्याय हुआ कि सच्ची आपकी ऐसी गलती हुई क्या, ऐसी तहकीकात चौकसी कुछ भी नहीं हुई। वो बात से मैं नाराज हुआ। फिर जमानत होने के बाद ऐसे कुछ पदाधिकारी, और ये था कि मेरा नाम बदनाम किया गया, तौफीक बुरहान जेल में बैठकर हमको गिराया।
जेल में बैठ के गिराने में मैं क्या यूपी बिहार का बड़ा गुंडा है क्या? मैं सामान्य कार्यकर्ता है, तो मैं कैसे गिरूंगा किसी को। और मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, पूरी 5-6 साल की पूरी मेरी मेहनत, पूरी हमारी पार्टी, मैं फारूक साहब जी उनको हैंड ओवर कराया। बोल तो रेडीमेड जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, चैनल लोग है, जब 2019 में जब नहीं था तो उनको मैं पार्टी दिया, उम्मीदवारी दिया। वो तो आदेश ऊपर से था, लेकिन मैं बोला ठीक है क्या हरकत है, तो मेरी सम्मति ली है मेरी उन्होंने। तो देने के बाद भी जब उनको साथ दिया, सभी जो कार्यकर्ताओं को मैं उनको मिलाया, और फिर भी मेरा नाम बदनाम करते हैं, ये कराया, ये गलत अफवाह थी। ऐसे जो बार बार मेरा नाम बदनाम किया गया, टेंशन मुझे दिया गया। हमारे निरीक्षक बोलो, महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है, उन्होंने चौकसी नहीं करे, मेरा हालत नहीं पूछे, हाल नहीं पूछे। फिर जब मुझे पार्टी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर नवीन शहर देश का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बोलकर नाराज होकर मैं पार्टी छोड़ा और शरद पवार की पार्टी में वहाँ प्रवेश लिया। शहर मध्यमध्ये मुस्लिम समाजाने उमेदवारी मागितली होती, का दिली गेली नाही? शहर मध्य में देखो, मैं राष्ट्रवादी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मेरी मांगनी ये थी कि राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलना, और कांग्रेस पार्टी के कुछ माजी नगर सेवक पदाधिकारी, उनकी भी मांगनी थी कांग्रेस पार्टी से मिलना। और मैं तो लोकसभा में भी भाषण में ये बोला था कि महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, ठाकरे साहब की पार्टी, ये तीनों पार्टी में से मुस्लिम समाज को एक उम्मीदवारी मिलना। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम को उम्मीदवारी मिली महाविकास आघाड़ी से, तो मुस्लिम के तो मत मिलते, अदर कम्युनिटी के, अदर कास्ट के, अदर धर्म के वोट मिलते, जिस तरह कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी में, शिवसेना में है जो। और राष्ट्रवादी बोलो, महाविकास आघाड़ी बोलो, ये कांग्रेस पार्टी बोलो, ये सेक्युलर पार्टी है। अगर उम्मीदवार मुस्लिम रहे तो भी सभी जाति धर्म के वोट मिलते हैं, और वोट मिलने के बाद हमारा उम्मीदवार चुनकर आता और विधानसभा में जाएगा, हमारी समस्या प्रश्न मानेगा, और जातिवाद जो चल रहा है उसे खत्म करेंगे बोलकर, ऐसा हमारा मकसद था। और मुस्लिम समाज को जो उम्मीदवारी मिलना उनका ऐसी हमारी मांग थी, लेकिन हमको वो उम्मीदवारी दी नहीं गई। अभी ये नेतृत्व को मालूम कि हमको क्यों नहीं दी गई। हमारी तो मांग थी, जो कांग्रेस के 11-12 इच्छुक, मैं इच्छुक था, बेरा साहब इच्छुक थे, लेकिन बेरा साहब हमारे प्रक्रिया में नहीं है। मैं अकेला राष्ट्रवादी से आया, 11-12 जो कांग्रेस के पदाधिकारी या इच्छुक उम्मीदवार आए, बार मांगे ये करे, तो मुझे बाद में ये मालूम पड़ा, लोकसभा के अंदर जब इलेक्शन चल रहा था लोकसभा का, तो महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा के उम्मीदवार बोलकर प्रणिता शिंदे का नाम आया। फिर हमारे कुछ एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी, मुझे सुनने में आया एमआईएम पार्टी भी उम्मीदवारी देने वाली है बोलकर, कहाँ, सोलापुर जिले में लोकसभा के वक्त। तो ऐसा चर्चा करे, अफवाह करे, तो फिर कांग्रेस वाले जो घबरा गए कि अगर एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार आया, मुस्लिम समाज, दलित समाज के वोट डिवाइड होंगे और हम गिर जाएंगे बोलकर, क्या हुआ, फारूक साहब जी जो शहर अध्यक्ष है एमआईएम पार्टी के, तो उनको बुलाया गया, उनकी गुप्त मीटिंग हुई। पहले मीटिंग अक्कलकोट में हुई, फिर मजरेवाड़ी के उनके फ्लैट है, बंगला है, जो भी रहेगा वहाँ पर भी शिंदे साहब के सामने लाया गया, बैठाया गया। उसके अंदर अक्कलकोट के माजी गृह मंत्री सिद्धराम मैत्रे साहब अभी चालू उम्मीदवार है, शिंदे साहब और एमआईएम पार्टी कुछ पदाधिकारी, उन्होंने बैठकर चर्चा करे और ये बोले कि लोकसभा में आप एमआईएम पार्टी को उम्मीदवार मत दो। फिर उन्होंने बोले तो इसके बदले हम क्या करना। फिर उन्होंने बोले पैसा भी हमको कुछ लो, खाली हमारी कंडीशन है कि आप मुझे जो कांग्रेस पार्टी में लो, मैं उम्मीदवार नहीं देता। फिर ऐसा मुझे सुनने मिला, प्रिपेड न्यूज़ है मेरे पास। शिंदे साहब बोले कांग्रेस पार्टी में आपको ले सकता नहीं, हाँ एक वादा मैं कर सकता, आपके सामने मुस्लिम उम्मीदवार हम नहीं देते विधानसभा के वक्त, ये चालू विधानसभा में आपके सामने मुस्लिम उम्मीदवार हम नहीं देंगे, हिंदू उम्मीदवार देंगे, ताकि मुस्लिम के वोट पूरे आपको मिलना और दूसरे जो कम्युनिटी के वोट है वो हमारी पार्टी को मिलना बोलकर ऐसा तड़जोड़ हुई, उनका वाटाघाटी हुई। वाटाघाटी होने के बाद ही उन्होंने उनकी बात को सुने और अभी जो मुस्लिम समाज को विधानसभा में 2024 में शहर मध्य में विधानसभा में मुस्लिम समाज को जो उम्मीदवारी नहीं मिली, उसको जिम्मेदार
इमाम पार्टी का जो उम्मीदवार है फारूक शाब्दी जिम्मेदार है इसका। ये लोग को नहीं मालूम, सब लोग को मालूम है, साटा लोटा हुआ, वाटाघाटी हुई, बात हुई, लेकिन खुलकर कुछ लोग नहीं बोले। और कांग्रेस पार्टी के लोग तो बोलना, जो इच्छुक लोग थे कि आपने उन्हें वादा किया, क्या क्यों नहीं दे रहे, क्या मसला है, क्या बात है, ये सब लोग को मालूम है, उन्हें आप पूछ सकते, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ कौम कौम बोलकर ये लोग को दिशा बोली चालू है और जज्बात में लाकर इमाम पार्टी को साथ दे रहे सो है। और ऐसा मसले है तो मैं ये सब मुलाकात में बोला, भाषण में बोल रहा हूँ कि विधानसभा में मुस्लिम समाज की उम्मीदवार नहीं मिलने की वजह से उसका जिम्मेदार फारूक शाब्दी है। तो अभी कुछ लोग प्रचार के वक्त क्या बोल रहे कि फारूक शाब्दी इमाम पार्टी के उम्मीदवार है, मुस्लिम है। तो मैं हमारे तमाम आवाम को, मतदारों को, हमारे जिम्मेदार लोग को बोलना चाहूँगा, सिर्फ उन्हें मुसलमान है क्या, मैं मुसलमान नहीं क्या, मुसलमान की औलाद नहीं क्या मैं, ऐसा दिशा बोल जो कर कर अब प्रचार हो रहा है, मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है, मुझे समाज में विरोधक बताया जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम है मैं कभी समाज के विरोध नहीं गया, अभी तक समाज के लिए लड़ते आया। मेरे ऊपर केसेस हुए, झूठे रहने चाहे सच्चे रहने, गरीबों पर जुल्म ज्यादती होने के बाद मैं आवाज उठाया, लोगों के इंसाफ के लिए मैं आवाज उठाया, समाज के लिए बुरा हुआ। जिस तरह घोंगली बस्ती में दयानंद कॉलेज के पास पिछले ही साल वहाँ पर हमारे हिंदू समाज के लोग कार्यकर्ते ने वहाँ पर हरा झंडा निकाल कर भगवा झंडा लगाए थे। वहाँ पर जातिवाद का माहौल तनाव हुआ, निर्माण हुआ, पूरा टेंशन हुआ था। फिर लोग तुम्हें वहाँ गया, वहाँ बोला झगड़ा पसंद मत करो, कायदेशीर हम काम ये करेंगे बोलकर। जब पुलिस के मंत्री राजेंद्र माने साहब थे, शाम का वक्त था, माने साहब के मैं कुछ बंगले पर गया, कुछ जमात उलमा के कुछ पदाधिकारी भी थे। माने साहब के नंबर मेरे पास था, फोन के ऊपर साहब के साथ बात हुई, साहब हमारे जमात लोग आपसे मिलना चाहते हैं, साहब जातिवाद का माहौल है, टेंशन है, साहब आप जरा बाहर है, सब रिक्वेस्ट है बोलकर साहब को रिक्वेस्ट किया मैं। फिर माने साहब बोले आप सीपीआई ऑफिस में जाओ, मैं डीसीपी कबाड़े साहब को भेजता हूँ, तुम्हारी क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, आप सुनाओ बोलकर बोले। फिर जमात के जिम्मेदार लोग को कबाड़े साहब पास जाकर निवेदन दिए और मुस्लिम के जो कार्यकर्ते हैं उनके ऊपर जो उन्हें पुलिस स्टेशन में जो बटाए थे उन्हें वहाँ से बाहर निकालने लगाया। और नॉमिनल केस ये कर कर, जो झेलने का जो केस रहता छोटा मोटा, वो केस ये कर कर उन्हें बाहर निकाला। बोलने मतलब मेरा ये है, जहाँ भी सिराक होटल का भी मसला था, वहाँ पर भी एक हिंदू मुस्लिम की जो लड़की थी और लड़का हिंदू समाज का था, वहाँ भी जातिवाद का पूरा माहौल आया था, मामला आया था। मैं टाकरी के अंदर था, वहाँ से भी फोन के ऊपर कॉन्टेक्ट पूरा ये कर कर वहाँ के भी डिपार्टमेंट के लोग को मैं बात हुई। वहाँ सिराक में जो झगड़ा हुआ था, झगड़ा मत करो, फसाद मत करो बोलकर वहाँ से भी सबको रिक्वेस्ट कराया। बोलते जहाँ भी मुस्लिम समाज के ऊपर अन्याय होता, ऐसे हादसे होते, कोई यहाँ का शहर का जिम्मेदार आदमी नहीं आता, सिर्फ मैं सामने आकर फोन के ऊपर बात करता, सब लोग को साथ देता, काम करता। इतना काम करने के बाद मेरे को सिला क्या मिल रहा है उसका, सिर्फ दिशाभूल करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे कुछ लोग। शहर मध्य मतदारसंघ म्हणला की तौफिक शेख यांचं नाव विशेष चर्चेमध्ये येतं आणि जेव्हा ते निवडणूक आखाड्यात असतात तेव्हा ही चर्चा होतेच। पण शेवटी आपण राजकारण आणि समाजकारणात कशा पद्धतीने आलो आणि हे सगळं होत असताना आपण सामान्य जनांसाठीच काम केलं आणि त्यातही जेव्हा आपण आपल्या समाजासाठी काम करतो, कुणीही इतर वेळेला पुढाकार घेत नाही, पण आपण मात्र त्यासाठी पुढाकार घेऊन काम करतो, अशा वेळेला मात्र जाणीवपूर्वक आपली कुठेतरी ती बदनामी करण्याचा प्रयत्न होतो। याचं एक वाईट वाटतं आणि हे दुर्दैव आपल्याला असं वाटतं, असं त्यांनी म्हटलं। आणि हे सगळं होत असताना जो काही MIMच्या माध्यमातून आपण राजकीय काम केलं त्याचे देखील आपल्याला एक फळ त्याचं कसं मिळालं हे देखील त्यांनी इथं सांगितलं। एका अर्थानं राजकीय ज्याला आपण म्हणू की एक अन्यायाचीच भावना त्यांच्या बाबतीत आपल्याला दिसून येते आणि हे सगळं मनात ठेवून शेवटी समाजासाठी म्हणून आज ते निवडणूक आखाड्यात उभे आहेत। आणखीन काही प्रश्न आहेत, एक छोटीशी विश्रांती आपण घेतो। कंबर दुखते, मानदुखीचा देखील त्रास होतोय, संधिवात आणि मणक्याचेही आजार आहेत, अहो मग चिंता कशाला करताय? आजच भेट द्या डॉक्टर नेहा सिंग रोडा यांचं हिलिंग हँड्स फिजिओथेरपी, UKG ऑस्टिओपॅथी अँड आयुर्वेदिक सेंटरला।
सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार तौफिक शेख यांच्याशी आपण सविस्तर असा संवाद बिहार कट्ट्यावरती साधतो आहोत. एकंदरीत आपण ही निवडणूक का लढवतोय ही भूमिका त्यांनी आपल्या या ठिकाणी मांडली आणि याचबरोबर एक आपल्या विजयाचा दावा देखील त्यांनी केला, कारण आपल्याबरोबर लोक आहेत आणि लोकांसाठी आतापर्यंत आपण काम केलं आणि हे सांगत असताना आता एकंदरीत एका आत्मविश्वासानं तौफिक शेख हे निवडणूक आखाड्यात असलेलं आपल्याला दिसतं आहे. प्रश्न आणखीन एक आहेत, त्याची सुरुवात संचालक संपादक मनीष केत यांनी करावी विनंती. तौफिक शेख यांच्या अपक्ष उमेदवारीमुळे एमआयएमची मतं विभागली जातील असा आरोप होता, काय सांगा? नहीं, विभागने का सब सवाल नहीं आता ना. देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने घटने में हम लोगों को अधिकार दिया है. जिस तरह वोट डालने का उसी तरह निवडणूक लड़ाने का बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमें घटने में अधिकार दिया है. उस घटने के हिसाब से मुताबिक हम निवडणूक लड़ा रहे हैं और निवडणूक लड़ाने के वक्त हर धर्म के, हर समाज के, हर पार्टी के पक्ष के लोग उम्मीदवारी के लिए खड़े होते हैं और बहुत सी पार्टियां रहती, पक्ष रहते हैं. तो मुस्लिम समाज का वोट डिवाइड होने का सवाल कहाँ से आता? मुस्लिम के उम्मीदवार चाहे 2 रहते, 3 रहते, 4 रहते, हिंदू समाज के भी उम्मीदवार है ना. जब उनके वोट डिवाइड नहीं होते तो मुस्लिम समाज के वोट डिवाइड क्यों होंगे? क्योंकि हमारे जो मतदार है वो साहिब समझदार है, होशियार है. कुछ लोग उन्हें बहका रहे, दिशाभूल कर रहे, जज्बात में ला रहे, लेकिन मुझे मतदारों पर पूरा भरोसा है. कौन यहाँ का स्थानिक उम्मीदवार है, कौन उनके सुख दुख में आने वाला है, कौन 20-25 साल से अपने समाज के लिए, कौम के लिए कुर्बानी दिए सो है, तकलीफ उठाया, जेल में बैठे सो है, अच्छे काम ये करे सो है. और जो भी मेरा काम है अल्लाह को डर कर सवाब मिलना, नेकी मिलना, पुण्य मिलना बोलकर मेरा जो काम है वो काम के बलबूते पर और ताज सोशल ग्रुप सामाजिक संस्था में जो हमने आज काम किया है 20-25 सालों से, उस काम के बलबूते पर साहब हम मत मांग रहे हैं. क्या हुआ? क्या विभाग नहीं करने के लिए नहीं मांग रहे. हमारा अधिकार है, हमारा हक है इलेक्शन लड़ाने का. और अभी मतदार के ऊपर है. मतदार से भी मेरी गुजारिश है कि आप भयका में ना आते हुए कौन सुख दुख में आने वाला है, कौन अच्छा कार्य करता है, उम्मीदवार है, आप उन्हें साथ देना. ऐसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी मतदारों से. परवा ओवेसी येऊन गेले, आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआयएमचे. त्यांनी तुम्हाला तुमचं नाव न घेता म्हणजे आवाहन केलंय की तुम्ही परत यावं म्हणून. साहब कैसा मालूम क्या? ओवैसी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है. मैं उनका पहले आदर करता था, सम्मान करता था, अभी भी करता हूँ, उसके बाद भी करता रहूँगा. अभी इलेक्शन के वक्त जो है हर नेता ये सोचता कि हमारा उम्मीदवार चुन कर आना, जीत कर आना, तो उनके पार्टी की तारीफ करते, उम्मीदवार की तारीफ करते. अभी कुछ लोग उन्हें गलत फहमी ये करे रहेंगे. तौफिक से खड़ा हुआ, तौफिक से खड़ा होने वाला ये उम्मीदवार फारूक शाब्दी को मालूम था, उनके निरीक्षक सादा साहब को मालूम था. वो 15 दिन, महीने, 2 महीने पहले मुझे आना था, बात करना था, समझाना था कि भाई एमआईएम पार्टी को उम्मीदवार है, अगर आपको कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से मिलते रहेंगे तो आप रुको, अपक्ष आप मत रुको. ऐसा कोई प्रस्ताव आप मेरे पास नहीं आया, कोई मुझे बोले नहीं. अब देखो, प्रचार के वक्त हर नेता, हर इंसान, हर कार्यकर्ता के बारे में या बोलते, उम्मीदवार के बारे में बोलते, उनकी मोहब्बत है, बड़ापन है. लेकिन मेरा भी जो आवाम के ऊपर जो लोग मुझे साथ दे रहे, कार्यकर्ते, मतदार भाई बहने, और अहम बात मेरे साथ जो हमारे साथ जो एमआईएम पार्टी से राष्ट्रवादी में आए, प्रमोद गायकवाड़, अजीत बनसोड़े, इकबाल चाचा, वायदापा इन्नू शेख, तस्लीम इरफान शेख, ये लोग भी मेरे साथ है, मुझे साथ दे रहे. मैं सबको छोड़कर वापस कैसे जा सकता? ये जो है मोहब्बत का वापस लेने का, ये 15 महीने पहले की बात थी. अब लोगों के सामने मैं जबान दिया था, मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं मिली तो अपक्ष में लड़ाऊंगा बोलकर जो मैं जबान दिया था वो मैं जबान तोला हूँ और अपक्ष के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ. अपना सब घर बार पूरा सब दाव पर लगाकर मैं आवाम के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मासूमों के लिए, लोग के भलाई के लिए, विकास करने के लिए. और जातिवाद पार्टी जो सर उठा रही है महाराष्ट्र राज्य में, सोलापुर शहर जिले में जातिवाद शक्तियां नष्ट करने के लिए मैं आवाम के, पब्लिक के सामने आया हूं और उन्हें रिक्वेस्ट करके मत मांग रहा हूं. सर, तुम्ही आता एक निवडणूक आखाड्यात आहात, पण तुम्ही उमेदवारी मागं घ्यावी म्हणून काही मुस्लिम समाजातील प्रतिष्ठित लोकांनी काही तसे प्रयत्न केले का? यात काय घडलं? फॉर्म भरने का जो टाइम था 20 तारीख से 29 तारीख तक था. 22 से 22 के 23 से 29 तारीख तक था. जब लोग को मालूम है कि तौफिक शेख ने आवाज़ उठाई है मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी दो, नहीं तो वो अपक्ष लड़ाने वाले आप लोग. और हमारे कांग्रेस से इच्छुक उम्मीदवार भी बोले सब लोग कि हमारे में से अपक्ष तौफिक पुलान रहेगा बोलकर, लेकिन वो भी अभी मेरे साथ नहीं है.
लेकिन मैं इलेक्शन लड़ाना बोलकर जो जवान दिया था वो लड़ाया। तो फॉर्म भरने के बाद भी कोई समाज के जमात के लोग नहीं है, आखिरी तक नहीं है। 3 तारीख की रात में 12 बजे के बाद मेरे को फ़ोन आया कि आप हमें बैठना है, बात करना है बोलकर। रात में बहुत देर होती बोलकर मैं बाहर था। तो पैट में फजर की नमाज के बाद मैं सोया। फिर दूसरे दिन 4 तारीख के लास्ट दिन जब फॉर्म निकाल के आखिरी डेट थी, जब जोहर की नमाज के बाद 2 बजे के बाद हमारे जमात के जिम्मेदार लोग आए, मुझे समझे, रिक्वेस्ट ये करे, तो उनके हमारी कुछ बात हुआ, बहस हुई, बातें हुई। तो मुझे जो 4-5 साल में जो तकलीफ हुई, मेरा नाम बदनाम किया गया, जो चैनल में मेरा विरोध किया गया, और जो 5 साल जो मुझे तकलीफ हुई मैं पूरे हमारे जिम्मेदारों के सामने रखा। फिर बाद में सभी लोग समझाने के बाद ये बोले कि मध्य में आप निकालो, दक्षिण में रखो। फिर ठीक है बोले, आरिफ भाई भी थे, रियाज हुंडेकरी थे, सब लोग थे पूरे उसके अंदर। उसमें मुझे समझाने में कांग्रेस के लोग भी थे, जमात के जिम्मेदार लोग भी थे। उनको सबको बोलने के बाद यहाँ से 3 को 10 कम 52 कम थे। मैं वहाँ तक गया, 7 रास्ते पर ट्रैफिक था, बस डिपो के पास ट्रैफिक था। ऐसे ट्रैफिक में 2 व्हीलर के ऊपर, मैं ट्रैक पैन के ऊपर था, मैं अंगोड़ी भी नहीं कर रहा था। समाज के लोग, जमात के लोग आए बोलकर उनकी बात सुनना, बोलकर उनकी बात सुनकर बहस चर्चा होकर फिर बाद में लास्ट को मैं माना। फिर वहाँ तक जाने के बाद वहाँ गए तक 3:02 हुए थे। फॉर्म निकालने का टाइमिंग खत्म हुआ था। फिर निवडणूक अधिकारी का जो कि लोग रहते हैं उनका अनाउंस करने के बाद भी कि 3:04-5 हुआ गया, वक्त खत्म हुआ, छीनने के लिए आप आपका प्रतिनिधि भेजो अंदर बोलकर। फिर जो लोग मुझे समझाने आए थे, साथ लेकर वहाँ तक गए थे। फिर फॉर्म का जब टाइम खत्म हुआ, मैं वापस गेट के बाहर गया, तहसील कार्यालय के बाहर आया। जो लोग मेरा फॉर्म निकालने आए थे मेरे साथ रुके भी नहीं, वो फॉर्म निकाले वक्त तक खत्म बोलकर वो निकल कर गए। उनका काम था आप हमारा मान रखकर हमारे साथ ऐसो है फॉर्म निकालने के लिए, तो ठीक है भाई तो आ गए, इसके बाद हम बैठेंगे सोचेंगे बोलकर। ऐसा कोई भी सेल्फिश की तरह सिर्फ उनका मकसद ये था मैं फॉर्म निकालना बोलकर। कुछ हमारे साथी लोग वहाँ तक आए थे, वक्त खत्म होने के बाद निकल कर गए, मुझे वहाँ पर रुके भी नहीं। फिर चैनल वाले के माध्यम से मेरी वहाँ मुलाकात ली गई, मुझे पूछा गया आप आए थे क्या? मतलब हाँ आया था भाई, समाज के जमात के जिम्मेदार लोग आए थे, उनको मान रखने के लिए मैं कौम के लिए, समाज के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार था। फॉर्म निकालने वापस आया था, फिर वक्त खत्म होने को इसी आया, अभी आप क्या करने लगे? बोला अभी फॉर्म मेरा है, वक्त खत्म हुआ, अब मेरे भी मुकद्दर में लिखा है कि मैं ठहरना बोलकर। लोग की भी आशा रहेंगी, सोच रहेंगी, अल्लाह ताला की ये मर्जी रहेगी बोलकर मैं बोला चैनल वालों को मैं मुलाकात दिया, अभी मैं आखिरी दम तक मैं लड़ाने वाला बोलकर। ऐसी कुछ बात हुई। फिर जो है फॉर्म का वक्त खत्म हुआ, तो बाद में लोग बोले पार्टी मत दो, ये दो। बहुत से लोग का मेरे को टेंशन हो रहा, प्रेशर आ रहा। मैं बोला भाई मेरे को आप मेरे पीछे क्यों लगे, क्यों तकलीफ दे रहे, क्यों प्रेशर ला रहे मेरे को? भाई मेरा हक है, अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। आपके जिसके उम्मीदवार तरफ से आप आ रहे हैं, उम्मीदवार सक्षम नहीं किया बोला मैं, उसको उसके काम के बलबूते पर भरोसा नहीं किया बोला मैं, क्यों मेरे पीछे लगे फॉर्म निकालो बोल रहे? उनके तरफ से वो लड़न दे, मेरी तरफ से मैं लड़ूंगा। उनका विकास का काम, समाज के लिए कुर्बानी क्या है, उन्होंने बम्बई से आते समाज के लिए, लोग के लिए वक्त दिए कि नहीं दिए, ये आप पूछो बोला मैं। जो मेरे पास लोग आ रहे ना, और हमारे नजीक के लोग को भेज रहे जानबूझकर, तो भी बोला समझो अब जाने फॉर्म का वक्त गया, अभी कम से कम पार्टी मत दो बोलकर। ऐसा मत, ये प्रेशर का काम चालू है। और जो सामने वाले को मालूम है, बार बार मुझे टेंशन दे रहे, प्रेशर दे रहे, फॉर्म निकालो, बाद में बोले पार्टी मत दो बोल। तो मैं गुस्से में आना, वो लोग को हकालना, मैं झिड़की देना, वो लोग मेरे से टूटना, मैं गुस्से में आकर उन्हें जो वापस भेजना और मेरे से लोग टूटना, ये प्लानिंग भी चालू वो लोग का, अभी तक चालू, आज तक। बोल तो जहन में नहीं आता मेरा बोलने मतलब ये है, सबको अधिकार है निवडणूक लड़ाने का। आप अपने पार्टी का नाम को बाजू को रखो, आपके समाज के लिए, कौम के लिए, मतदार के लिए कुर्बानी क्या है, विकास का आप क्या करे 2019 से 24 तक, ये दिखाओ। ये मेरा मतलब है। मैं दिखाता हूँ ताज ग्रुप के माध्यम से मैंने क्या काम किया, नगर सेवक के माध्यम से नई जिंदगी भाग में कितना विकास काम किया, पालक मंत्री के पास से कितनी निधि लाया, काजल नगर में गार्डन हुआ, बड़े बड़े रास्ते हुए, कंक्रीट रास्ते हुए, रोड हुए, गबीपीर नगर के अंदर बड़ी जो पाइपलाइन है 12 इंची, 8 इंची, 6 इंची, गली बोर्ड में 4 इंची, ऐसे पाइपलाइन लाया, लोग के घर तक में पानी दिया, रोड करे सोए। पूरा जो मेरा वार्ड है नई जिंदगी भाग का, पूरे एरिया में जो विकास हुआ, डेवलप हुआ। और
मुझे तजुर्बा है नगर सेवक होने के नाते से। जिस तरह महानगर पालिका जनरल बोर्ड के अंदर आवाज उठाते हम जो लोग की समस्या के लिए, निधि के लिए, तो ऐसा आज आवाज बम्बई की विधानसभा में उठाना पड़ता। अब यहाँ के जितने उम्मीदवार है, चलो आनंद मास्टर माजी आमदार है, देवेंद्र कोटे भाजपा के नगर सेवक है, फारूक शादी के नगर सेवक है, जिला परिषद के सदस्य है, ग्राम पंचायत सदस्य है, क्या तजुर्बा है उनको? कुछ भी नहीं। मुझे कम से कम सामाजिक स्वास्थ्य का जो तजुर्बा है, नगर सेवक का तजुर्बा है, और विधानसभा में क्या प्रश्न मानना, क्या आवाज उठाना, ये सब तजुर्बा अनुभव है मेरे को। महापालिका जो है ये छोटी विधानसभा है, बम्बई की बड़ी विधानसभा है। वहाँ जाकर हम लोग की समस्या मानेंगे, जो समाज के ऊपर जुल्म जाती हो रही, अन्याय हो रहा, जातिवाद का माहौल हो रहा, उसी को रोकने के लिए बम्बई में मैं आवाज उठा सकता। जो विधानसभा के अध्यक्ष के पास, मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल साहब के पास हम बोल सकते हैं। मुझे तजुर्बा है महानगर पालिका का। सामने लोग जो इसमें तजुर्बा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ कौम के नाम पर, समाज के नाम पर दिशाभूल करना, लोग को बहकाना, हमारे कार्यकर्ता फोड़ना, उन्हें लालच दिखाना, प्रेशर लाना, ये फलान का नाम बदनाम करो और कौम का उम्मीदवार है, मैं कौम का नहीं किया। फिर भाई ये सोचो, मतदार भाई समझदार है आप, सोचो सामने वाला अपने समाज के लिए, कौम के लिए, शहर के लिए वक्त दिया कि नहीं दिया, उसकी कुर्बानी क्या है, योगदान क्या है, और मेरी क्या है। देखो मेरा इतिहास पूरे शहर को मालूम है, जिले को मालूम है, महाराष्ट्र को मालूम है, पूरे कर्नाटक को मालूम है। मैं गलत काम नहीं करता, नाक काम नहीं करता, अल्लाह को डर कर मैं काम करता हूँ। बस ये मेरा कहना है। मुस्लिम समाजाचा नेता बनण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे का आपल्यामध्ये? देखो साहब, मुस्लिम के जो नेते लोग हैं, नगर सेवक है, पदाधिकारी है, जिन्हें लोग मानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में भी है, राष्ट्रवादी में भी है, एमआईएम में भी रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। हर कोई अपने अपने एरिया में नगर सेवक जमात का जिम्मेदार में है, नगर सेवक है। अभी देखो एमआईएम पार्टी को उम्मीदवार फारूक शादी है बोलकर, तो हमारे कौम का, समाज का नेता नहीं हो सकता। वो एक पार्टी का उम्मीदवार है, वो एक पार्टी को उम्मीदवार है, जिस तरह मैं पार्टी को उम्मीदवार हूँ और दूसरे पक्ष के लोग उम्मीदवार है। ऐसा समाज कौम का कोई ठेका नहीं लिया, कोई बड़ा नेता नहीं है हमारा। हम मुस्लिम समाज सब में पहले मानते हैं हमारे अल्लाह ताला को, उसके बाद माँ बाप को, तो उसके बाद हमारे जो नमाज जो पढ़ाते हैं उल्मा, आलिम, मौलाना, जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में हम सजदा करते हैं, हम उन्हें मानते हैं। ऐसा, और वो भी जो है अभी उम्मीदवार है बोलकर वो 2-3 महीने से दिशाभूल हो रही थी कि मुस्लिम को एक उम्मीदवार रहना, एक रहना, एक रहना। तो अभी देखो उनकी ये प्लानिंग थी। मैं आपको बोला लोकसभा में वाटाघाटी होने के बाद ही शहर मध्य में मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं दिया गया। इसका जिम्मेदार मैं बार बोल रहा हूँ फारूक शादी इसके जिम्मेदार है। ये हमारे जमात के लोग के समझ में नहीं आ रहा, जहन में नहीं आ रहा। सिर्फ उन लोग को कुछ जमात में भी कुछ उसके फेवर के लोग रहते, वो लोग जाकर समझाते और बाकी लोग की दिशाभूल करते। फेवर के लोग हैं जो पॉजिटिव बोलते, जो नहीं मानने लोग हैं वो खामोश रहते। ऐसे मसले हैं, ऐसे कुछ ये है। सिर्फ वोट डिवाइड होने के साथ सवाल नहीं आता, ये पब्लिक के हाथ में। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, कौन से हॉस्पिटल का बिल कम करे सो है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। मेरे मोबाइल के अंदर हर डॉक्टर का नंबर है, अश्विनी हॉस्पिटल का, गंगामय हॉस्पिटल का, काठीकर का, वर्षंकर का, सोलापुर रुग्णालय का, कुंभारी अश्विनी का, जितने हॉस्पिटल बड़े बड़े सबके मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल के अंदर है, डॉक्टर लोग के और मैनेजमेंट कमेटी के। और स्पैन हॉस्पिटल भी है, आरोग्य रुग्णालय जो भी है सबके नंबर है। और डॉक्टर लोग को मैं आभार मानता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब भी मैं एक पेशेंट के बिल कम करने के लिए फोन करता हूँ, कॉल करता हूँ, बेचारे मेरे मान रखकर गरीब पेशेंट के बिल कम करते। और हर एक बात, सेंट्रल हॉस्पिटल गौतम चौक में जो है उसका मैं एक डायरेक्टर हूँ। वहाँ तो मैं दूसरे बड़े हॉस्पिटल में 5% 10% बिल जो कम होता, सेंट्रल मुझे मुस्लिम समाज की वोट गिरते। लोग को एहसास है, उनके दिलो दिमाग में खौफ खुदा है, वो मालूम है तौफीक फुलान हमारे कब शादी में आया, मैयत में आया, दवाखाने में आया, कहते हैं फॉरेस्ट कहते हैं, मोदी कहते हैं, गरीब पेशेंट आते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उनका बिल कम करता। और ये काम जो करता मैं, सवाब मिलना, नेकी मिलना वो करता। जो हमारे मतदार है, हमारे लोग हैं जिनका मैं काम किया हूँ, सवाब कमाने, नेकी कमाने, जैसे उनको एहसास रहेगा
तौफीक पलान हमारे बुरे वक्त आए सो हम तौफीक पलान को नहीं भूलने वाले। तौफीक पलान की अब तक जो निशानी है उस पर मतदान इंशाल्लाह पड़ने वाला है और लोग को ये एहसास है कितना भी लोग दिशाभूल कुछ भी करेंगे। मुस्लिम समाजातील तरुणांसाठी आपण काय काम केलं? देखो साहब, तरुण जो वर्ग है वो लिखा पढ़ा रहता है। कुछ लोग हमारे बेचारे कैंटीन चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, पान दुकान का है। लेकिन जो मैं एक आमदार नहीं हूँ, मिनिस्टर नहीं हूँ, फिर भी मेरे लायक जितना काम होता है सामाजिक खिदमत का, जो स्कूल क्या हाई स्कूल का, जो कॉलेज का मदद करना, डोनेशन के बारे में बोलो, एडमिशन दिलाने का काम, ये सोशल हाई स्कूल में पूछो, संगमेश्वर कॉलेज में पूछो, वालचंद कॉलेज में पूछो, वहाँ भी बहुत लोगों में एडमिशन किया हूँ। और आर्थिक मदद मैं जो करता हूँ मुट्ठी मुझको करता। जिस तरह गरीब घर में शादी है, मैयत का मसला है, दवाखाने में बिल का मसला है, मुट्ठी मुझको मदद करता। मैं कहीं बोल कर मैंने दिखाया। और सिर्फ लोग जो है ताश वसूल के माध्यम से सामाजिक हम काम करते हैं, वो लोग हम मनोज मुझे चाहते बेचारे, मुझे मानते हैं, तो उनकी आर्थिक मदद मैं करता हूँ। जो लोग बेकार है, बेरोजगार है, सिर्फ नौकरियां का मसला मैं हल नहीं किया, जो सही बात है मैं वो बोलता हूँ। क्योंकि मेरे पास बड़ा आमदार का पद नहीं है, मैं मिनिस्टर नहीं है, बड़ी मेरे पास ना बैंक है, शक्कर कारखाना है, कुछ भी नहीं है। एक सामान्य कुटुंब का गरीब कार्यकर्ता हूँ। अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी रही, लोग की दुआ रही, आमदार बनकर चुनकर गया, तो बेशक सब में पहले बेरोजगारी का मसला हल करूंगा। गवर्नमेंट जॉब रहते या इंडस्ट्रीज एरिया रहते, यहाँ पर जो बड़े उद्योग है वहाँ पर लाने की हम कोशिश ये करेंगे। और दूसरा, जब भी आप सवाल था आपका है तो आप क्या करने वाले बोलकर, बेरोजगारी का मसला हल करने वाला हूँ और झोपड़पट्टी मुक्त करने वाला हूँ। जिस तरह राहुल गांधी झोपड़पट्टी है, कुर्बान सिंह झोपड़पट्टी है, गबीपुर झोपड़पट्टी है, वो झोपड़पट्टी मुक्त जो कर कर वहाँ पर पक्के घर बनूंगा इंशाल्लाह। जो राज्य शासन की स्कीम है, गवर्नमेंट सेंट्रल की स्कीम है, उसका पाठ पूरा करना पड़ता, काम करना पड़ता। और दूसरा अहम जो मुद्दा है हमारा, जो पार्टियां जातिवाद करते हैं, भाजपा पार्टी, एमआईएम पार्टी, दूसरी जो भी पार्टी रहते, तो उनका मकसद ये रहता, जब भी इलेक्शन आता खासदार का, विधानसभा का, भाषण कर कर एकदम तीव्र क्या बोलते हो, आक्रामक, जो दूसरे समाज को, धर्म को ठेस लगना, उनकी भावना दुखना बोलकर आक्रामक भाषण कर कर हिंदू मुस्लिम भाई में तेल निर्माण करते। वो यहाँ के जब भाषण के अंदर लोग जज्बात में आते, चाहे हिंदू समाज के लोग चाहे मुस्लिम समाज के रहते, वो जज्बात में आकर उनके दिल दुखने के बाद आमने सामने हुएगा, झगड़ा पसंद हुएगा, दंगा हुएगा, तो गरीब के बच्चों को नुकसान होता, करोड़पति के, जो अब्जोपति के, बड़े मंत्री नेता के बच्चे को नुकसान नहीं होता, सामान्य कार्यकर्ता बच्चों को नुकसान होता। उनको नुकसान नहीं होना। जातिवाद जो पार्टियां है, जो इलेक्शन में लाते हैं, जो एक दूसरे का दिल दुखाते हैं, भावना दुखाते हैं, ऐसा खत्म करने के लिए मैं विधानसभा में उतरा हूँ साहब। तौफीक शेख यांची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न विरोधक करतायत, काय वाटतं? वो भाई उनकी सोच ऐसी है। तो तौफीक पलान जिद्दी है, किसी का नहीं सुनता, सच्चाई के ऊपर चलता। महाविकास अगर तरफ से नहीं मिला, लोग अपक्ष खड़ा हुआ बोलकर पूरे विरोधक लोग एक हुए मेरे पूरे। उनके दिलो दिमाग में ये वजह से तौफीक पलान का अस्तित्व खत्म करना, सोलापुर शहर से, यहाँ से, ये सब साजिश पूरे एमआईएम के लोग की है और हमारे जमात के लोग की भी दिशाभूल की जा रही है। पूरे विरोधी लोग को एक किया जा रहा है और अभी भाषण भी होंगे मेरे पर और इसके बाद आरोप भी होंगे, नाम भी बदनाम करने वाले हैं, मुझे टेंशन देने वाले हैं, ऐसा सब ऐसे ये है। लेकिन मैं पुलिस कमिश्नर साहब के पास मैं एक पत्र दिया हूँ, मेरे जान को धोखा है बोलकर, जो भी विरोधी रहेंगे सावधान रहना भाई, मैं कायदे के दायरे में रहकर काम करता हूँ। पहले को तौफीक पलान मुझे बनने मत लगाओ, पहले बहुत से गुस्सा था, टेंशन था, लेकिन जो मैं संयम से काम ले रहा, समझदारी से काम ले रहा, हमारे बच्चों को नुकसान नहीं होना, कार्यकर्ताओं को नुकसान नहीं होना, सामने वाले को नुकसान नहीं होना, ये मेरी नीयत है, मेरी सोच है। इलेक्शन जो है कायदे के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर आप लड़ाओ, वोट मांगो समझदारी से, जो आपके हक से या अधिकार से। नाम बदनाम करके, टेंशन देकर, झगड़ा लगाकर, मुझे टेंशन देकर मत करो। बस इतना विरोधी लोग मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, साहिब समझदार है आप लोग, मेरे बात को समझो। इलेक्शन जो है कायदे में दायरे में रहकर लड़ो, बस कुछ भी ऐसा मुझे टेंशन मत दो, ये गुस्से भी मत लाओ। तौफीक शेख सध्या शांत आणि संयमी झाल्यामुळे त्रास होतोय का?
वो साहब कभी कभी ये सोचता कि पहले का जमाना अच्छा था, ये टेंशन आता, लोग नाम से करते थे। जब से मैं समाज कार्य में आया, राजकारण में आया, सबको लेकर चल रहा, हर कार्यकर्ता को, जिम्मेदार लोगों को, हर समाज को, दूसरे को, तो लोग ये सोच रहे कि अभी पुरान का जो गुस्सा खत्म हुआ, शांत हुआ। ऐसा मत समझो भाई, देखो गुस्सा हर इंसान को आता, नमक हर कोई खाता, गुस्सा आना जायज है, लेकिन मैं अन्याय बर्दाश्त करना मेरे खून में नहीं है। अगर मेरे पर अन्याय होता रहेगा, नाम बदनाम होता रहेगा, तो बेशक जवाब देना पड़ेगा हमारे को। आता देवेंद्र कोटे भाजपकडून उभारले, काँग्रेसकडून चेतन नरोटे आहेत आणि माकपाकडून आडम मास्तर आहेत, हे सगळे तुमच्या समोरचे प्रतिस्पर्धी आहेत। तर काय वाटतं तुम्हाला या सगळ्यांबद्दल आता? क्या नहीं, अभी देखो देवेंद्र कोटे भाजपा पार्टी का है। देवेंद्र कोटे को मेरा आह्वान रहेगा, जाति धर्म को बाजू को रखो, किसी धर्म के खिलाफ, समाज के खिलाफ आप नाम मत रखो, विकास के बलबूते पर वोट मांगो, ताकि जो सोलापुर शहर में अमन सुकून है, जो आपने बोला था पिछले लोकसभा के वक्त, नई जिंदगी में, शास्त्री नगर में बांग्लादेशी रहते, पाकिस्तानी रहते, ऐसा मत बोलो। हमें भी बहुत बोलना आता, अगर हम बोलने लगेंगे तो हम भाग को जाएंगे सोलापुर छोड़ को। नहीं, सही बोल रहा मैं, किसी समाज को, धर्म के दिल मत दुखाओ, वोट मांगो, कायदे के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर वोट मांगो, किसी धर्म के समाज के खिलाफ मत बोलो। हम तो पहली बात, हर समाज धर्म का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता, और आप भी मत करो, या हमें बोलने पर मजबूर मत करो जवाब देने पर। आडम मास्टर साहब तो अभी सीनियर है, बुजुर्ग है, आडम मास्टर साहब भी जरा खामोश रहना था, तो अब उन्होंने भी इसमें चालू है। अब देखो हर एक को अधिकार है, हर पार्टी पक्ष को अधिकार है निवडणूक लड़ाने का, वोट मांगने का, चलो सबको अधिकार है, सब लोग जो खड़े हो जाओ, लेकिन अपने अपने काम के बलबूते पर वोट मांगो, दिशा भूल करके किसी का नाम बदनाम करके समाज या धर्म के ऊपर वोट मत मांगो, विकास काम के बलबूते वोट मांगो। आपने क्या काम किया है, फ्यूचर में आप क्या काम करने वाले हैं, इसके मुद्दे पर आप वोट मांगो, इतना कहता हूं मैं आप लोग। भाजप आता बटेंगे तो कटेंगे असा नारा देतोय। भाई भाजपा देखो, बटेंगे तो कटेंगे, ये यूपी में रहते, महाराष्ट्र में रहते, वो बोलने वाले, उनका वो क्या, वो बोल रहा था, लेकिन एजेंडा रहता उनका। अब वो उनका जातिवाद का एजेंडा है, था और रहेगा। तो हमारे भी लोगों से आह्वान है कि बटेंगे कटेंगे, कोई भी कितना बोलन दे, हम बटने वाली नहीं है, झुकने वाली भी नहीं है, सिवाय अल्लाह ताला के। उनका नारा, एजेंडा कुछ भी रहने दे, एक हमारा समाज को, हम एक सच्चे मोमिन मुसलमान रहते, हमारी नीयत में, सोच में यह रहता कि हम कभी जातिवाद नहीं करना, सबको लेकर साथ चलना, लेकिन सामने ले करते रहेंगे तो ये बात गलत है। मैं मतदारों का आह्वान करता हूँ कि उसके बहकर दूसरे मत आइए, एक सच्चे अच्छे काम करने वाले उम्मीदवार को आप साथ दीजिए, जातिवाद शक्ति को सोलापुर शहर से उनका पार्सल बाहर भेज को दो। शहर मध्यच्या मतदारांना काय आवाहन कराल? मेरा आह्वान यही रहेगा, मतदार भाई बहनों को, बुजुर्गों को, हर समाज के, धर्म के लोगों को, कि मैं अपक्ष उम्मीदवार हूँ, किसी पार्टी पक्ष का नहीं हूँ, मेरी सोच नीयत ये है, अपक्ष के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अनुकूल नंबर मेरा 10 है और एप्पल यानी सफरचंद की निशानी है। सफरचंद निशानी के ऊपर 20 तारीख को सुबह में जल्दी उठकर बटन दबाकर आपकी सेवा करने का, खिदमत करने का एक सुनहरा मौका दो। इंशाल्लाह मैं तमाम लोगों को लेकर चलूंगा, सबके काम में आऊंगा, मरते दम तक काम करते रहूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदाफिज। आपण कायमच लोकांसाठी काम करत आलो आणि फक्त याच बळावरती आपण निवडणुकीत उभे आहोत आणि ज्यांच्यासाठी म्हणून आपण काम केलं तो समाज आपल्याला चांगल्या पद्धतीने ओळखतो आणि ज्यांना आपण ज्यांच्यासाठी आजपर्यंत काम केलं तो जो समाज ओळखतो तो निश्चितच आपल्या पाठीशी आहे। बाकी आपण एक आपल्या समाजाच्या हितासाठी म्हणून एक भूमिका घेतली आणि निवडणूक आखाड्यामध्ये उतरलो तेव्हा मी समाजाचा नाहीये का असा देखील प्रश्न तौफिक शेख यांनी या ठिकाणी उपस्थित केला। एकंदरीत ही निवडणुकीला उभारताना जी उमेदवारी आहे त्याबद्दलची संबंधाशी भूमिका आणि आजही त्यांनी सांगितलं की आपल्याला कुठेतरी दबाव आणला जातोय, राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न होतोय, पण शेवटी एकच आहे, आज आपण शांत आणि संयमी अशी आपली भूमिका आहे असं देखील तौफिक शेख यांनी सांगितलं। मुळामध्ये बिहार कट्ट्यावरती जी त्यांनी भूमिका मांडली त्यानंतर आता कोणालाही प्रश्न पडणार नाही की तौफिक शेख हे निवडणूक आखाड्यात कोणत्या विचाराने आहेत आणि समाजाबद्दलची त्यांची भावना कशी आहे, तर याबद्दल कुणालाही तो तसा प्रश्न पडणार नाही। एवढा सविस्तर असा संवाद त्यांनी साधला, याबद्दल बिहार न्यूजच्या वतीनं त्यांचे मनपूर्वक आभार। धन्यवाद।